सनी कामले, इन्होंने सवाल पूछा है कि कम्युनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये कम्युनिज्म इस शब्द ने बहुत बड़ा योगदान मानव जाति के इतिहास में दिया है। कम्युनिज्म का वर्णन अगर करना है तो केवल कुछ दो तीन सूत्रों के आधार पर किया जा सकता है। इक्वालिटी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटारियत, और तीसरा विदरिंग ऑफ द स्टेट। यानी इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए डिक्टेटरशिप निर्माण हो कामगारों की, जो एक्चुअल काम करते हैं, जिनके श्रम के आधार पर संपत्ति का निर्माण होता है, और बाद में धीरे धीरे पूरी तरह से स्टेट खत्म हो जाए और इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी, साइकोलॉजी निर्माण होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये जो पृथ्वी है, नेचर है, ये किसी का, एक व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति के समूह का नहीं हो सकता है। वो पूरे मानव जाति का है, उस पर पूरा मानव जाति का हक है। इसलिए कोई भी चीज, यानी नेचर की ही नहीं, कोई भी चीज किसी एक के मालकी की नहीं हो सकती है। एक की मालकियत वो हो नहीं सकती है। ये भी उसमें बात बहुत विस्तार से कही है और ये शायद उसका आधार भी है। आगे चलकर किसी भी ढंग से किसी की मिल्कियत कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यह बात यहां तक एक्सटेंड हो गई कि सबसे ज्यादा बड़ा किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने वाला जो भी व्यक्ति होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, उसको कैपिटलिस्ट कहा गया। अब फार्मर्स के मालकियत की जमीन होती है। अब ये जो किसान है, खेतीहर है, छोटी सी भी जमीन रखता है तो भी वो कैपिटलिस्ट, क्योंकि उसके मालकियत की वो जमीन है जिसके आधार पर वो उत्पादन करता है। एखादी इंडस्ट्री, एखादा कारखाना अगर किसी के मालकियत का है, वो भी कैपिटलिस्ट है। और ये कैपिटलिस्ट व्यवस्था को खत्म करना, इक्वालिटी लाना, सबकी मालकियत हो, पहले शुरुआत में कामगारों के स्टेट की मालकियत, और उसके बाद में स्टेट भी चला जाएगा और केवल कामगारों की मालकियत रहेगी, सबकी मालकियत रहेगी, सब मिल बांट के खाएंगे। ये पूरी की पूरी बहुत सुंदर कल्पना कम्युनिज्म में रखी गई है। इसलिए मार्क्स के शब्दों में इवन फैमिली इज द लास्ट सिटाडेल ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसा कहा गया है। हमारी जो फैमिली होती है, कुटुंब होता है, वो आखिरी का किला है कैपिटलिज्म का, भांडवल तंत्र का, ऐसा कहा गया है। तो परिणाम ऐसा है कि अगर कम्युनिज्म सही माने में अमल में लाना है तो पूरे के पूरे भांडवलदारों को खत्म करना है, कैपिटलिस्ट को खत्म करना है। अब खत्म करने का मतलब मार डालना ये नहीं है, यानी वो कैपिटलिस्ट ना रहे, वो भी कामगार बने, वो भी प्रोलेटारियत बने, वो भी सही माने में श्रम करने वाले व्यक्ति बने। बगैर श्रम किसी को जीने का अधिकार नहीं। और जो आखिरी का किला है, जिसको हम फैमिली कहते हैं, फैमिली को भी खत्म किया जाए। क्योंकि इंसान संपत्ति क्यों इकट्ठा करना चाहता है? अब शुरुआत कैसी हुई संपत्ति इकट्ठा करने की, वो हम देखेंगे। तो मैंने एक किताब बहुत बार मैं उल्लेख करता हूं, अनटू दिस लास्ट नाम की एक किताब है रस्किन की। महात्मा गांधी जी ने उसका भाषांतर किया यूटोपिया नाम से। बहुत सुंदर किताब है। किस ढंग से संपत्ति निर्माण होते गई, क्योंकि शुरुआत मानव जाति के इतिहास में किसी के मालकियत की संपत्ति नहीं थी। पूरे टोली जो भी प्राप्त करती थी, पूरे टोली का होता था। जब इंसान खेती करने लग गया, तब ये मालकियत निर्माण हुई। शुरुआत में तो नेचर पर किसी का अधिकार नहीं था, कोई भी जा सकता था, जंगल को तोड़ सकता था, वहां खेती करना शुरू कर सकता था। लेकिन जब ये जो खेती करने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेशों में शुरू हुई, तो एक दूसरे के साथ में बार्टर सिस्टम चलते थे कि भाई मैं ये उगाता हूं तो मेरे
इतने 10 गेहूं के बोरे गेहूं हैं, उसके बजाय आप मुझे 10 दाल के पोते दे दीजिए। ये जो बार्टर सिस्टम चलते रही, दोनों अलग अलग प्रदेश में है, ये दोनों अलग अलग प्रदेश में नेचर भी अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। एक जगह अकाल गिरी, नेचुरली उस साल में उसको तो गेहूं, जहां अकाल गिरी बी टीम बी गांव में, वो तो गेहूं मांग रहा है लेकिन उसके बजाय दाल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इस साल आप दाल नहीं दे रहे हो, अगले साल में 10 के बजाय 20 बोरे दीजिए। इस ढंग से और फिर अकाल गिरा बी टीम यानी बी गांव के लिए। फिर बी गांव कुछ पैदा नहीं कर पाई, लेकिन उनको गेहूं की तो आवश्यकता है, उन्होंने डिमांड की। इस तरह एक गांव या फिर एक टोली या फिर एक प्रदेश ज्यादा अमीर होते गया और दूसरा प्रदेश गरीब होते गया। ये बहुत अच्छे ढंग से ये रस्किन की किताब में उन्होंने रखा है। उसके बाद में फैमिलीज बननी शुरू हुई। अभी ये इतिहास मैं आपको कहूंगा नहीं, आपको बहुत अच्छे ढंग से इतिहास समझना है तो विवाह संस्था का इतिहास कर कर जो यूट्यूब पर मेरे वीडियोस अपलोडेड है वो आप अवश्य सुनिए, उसमें आपको बहुत बारीकी से सब बातें मिली। लेकिन जब पुरुष सत्ताक पद्धति निर्माण हुई, पुरुष को पता चला कि मेरे बिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है, तो ये मातृसत्ता कुटुंब व्यवस्था थी वो अपने उसने कब्जे में ले लिया। यानी पहले ये मातृसत्ताक पद्धति का कुटुंब था, ये बहुत बड़ा होता था। तब ये पता नहीं था माता को केवल पता होता था कि मेरे पेट से बच्चे जन्म पाए हैं, मेरे बाद में कोई भी मेरा स्थान ग्रहण कर सकता है जो मेरे पेट से बच्चे जन्म लिए हैं उन्होंने। लेकिन ये बात पुरुषों के बारे में संभव नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता था कि कौन से स्त्री के पेट से मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है। शुरुआत में तो ये भी पता नहीं था कि मेरे कारण बच्चा पैदा होता है। अब ये संपत्ति इकट्ठा होने लगी, क्योंकि लोग खेती करने लगे, साथ में पशु को भी पालने लगे। पशु भी धन बन गया, खेती की उपज भी धन बन गया, शिकार करते थे वो भी धन बन गया। इसकी मालिकियत किसकी? तो जब पुरुष सत्ताक पैट्रियार्कल सोसाइटी शुरू हुई तो उसके बाद में छोटे छोटे कुटुंब बनते गए, और इसलिए संपत्ति इस ढंग से जगह जगह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इंसान की बढ़ी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में कहा है, आप विवाह संस्था के इतिहास में बहुत विस्तार से इसको समझ सकेंगे। तो मार्क्स का यह कहना था, एंगल्स का भी, दोनों ने मिलकर किताबें लिखी है कि हमको अगर सही माने में इक्वेलिटी एस्टेब्लिश करनी है, इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी, इनको बहुत महत्व वो देते थे। ये अगर एस्टेब्लिश करनी है तो सबसे बढ़िया हमको एक बात करनी होगी कि हमारी जो कुटुंब संस्था है, फैमिली सिस्टम है, उसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। अब इन सबका मिला जुला मतलब होता है कम्युनिज्म। मैंने पहले 3 सूत्र आपके सामने रखूंगा। कम्युनिज्म यानी क्या? फर्स्ट, इक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग्स्ट ऑल, जो वहां है उन सब में इक्वालिटी। इक्वालिटी संपत्ति की भी होगी, बाकी सब चीजों की होगी। नंबर 2, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलितारियत। ये इक्वालिटी लाने के लिए कामगारों का राज आना चाहिए, कामगारों की हुकुमशाही वहां पर होनी चाहिए, एक तंत्र वहां पर होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलितारियत क्यों? वो इसलिए कि अभी भांडवल तंत्र है पूरे दुनिया में। ये भांडवल तंत्र होने के कारण कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में बहुत बहुत बड़ी सत्ता आ चुकी है, और ये अर्थसत्ता ही सही मायने में स्टेट को गवर्न करती है। और इसलिए शुरुआत में संघर्ष होने ही वाला है, और ये संघर्ष के आधार पर, रक्त रंजित क्रांति के आधार पर, ब्लड रिवॉल्यूशन के आधार पर हमें कामगारों का राज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और शुरुआत में वो डिक्टेटरशिप होगी। फिर थर्ड स्टेज उन्होंने कही है कि विदरिंग ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद में कोई स्टेट नहीं रहेगी, कोई राज नहीं रहेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगा, इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, और उसमें कोई किसी भी प्रकार से स्वार्थ नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी फैमिली भी नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वतंत्र कुटुंब भी नहीं होगा। इसलिए वो समाज के लिए जिएगा, कॉमरेडशिप के आधार पर जिएगा, और सब लोग इक्वली अपने समाज में जो भी स्टेट होगा, लेकिन वो स्टेट का राज नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा,
केवल देश होगा, वहां पर सब लोग साथ में जिएंगे। अब ये नेशनैलिटी के और देश की कल्पना जिस ढंग से हम करते हैं उस ढंग से मार्क्स ने नहीं की है। मैंने ये शब्द इसलिए उपयोग में लाया कि जो भी शासन होगा ऐसा हम मानते हैं, गवर्नमेंट नहीं होगा, एरिया होगा, और इस एरिया में सबका राज होगा, इक्वल राज होगा। अब ये बहुत ही यूटोपियन कल्पना है। थर्ड, विथरिंग ऑफ द स्टेट की जो कल्पना है कि राज्य संस्था खत्म हो जाएगी या फिर अपने आप चली जाएगी। विदरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब ये बहुत ही यूटोपियन कल्पना है, बहुत ही आदर्श कल्पना है, लेकिन अंतिम उद्देश्य वो है। ये सब जो रखा मार्क्स ने, उसमें एंगल्स का बड़ा हाथ था। एंगल्स सही मायने में एक बहुत कैपिटलिस्ट घर का व्यक्ति था, और दोनों ने मिलकर काफी किताबें लिखी। उस जमाने में पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कारखानों के जरिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जरिए उत्पाद होते थे। इन कारखानों में काम करने वाले जो कामगार लोग थे, वर्कर्स थे, उनकी अवस्था बहुत बुरी थी। उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। और जो इकोनॉमिक्स है, अभी इकोनॉमिक्स एक शास्त्र बनते गए। जो इकोनॉमिक्स है, जिसको मार्क्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें यह बात रखी गई थी कि संपत्ति जो निर्माण होती है वो संपत्ति के आधार पर निर्माण होती है। सबसे बड़ा भेद जो है अर्थशास्त्र का, वो हमको समझ लेना चाहिए। जो संपत्ति निर्माण होती है वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर, कैपिटल के आधार पर निर्माण होती है। वो संपत्ति का जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे महत्व की बात है, उसी के आधार पर आगे की संपत्ति निर्माण होती है। और इसलिए पूरे इकोनॉमिक्स में इस बात को बहुत महत्व दिया गया। कैपिटल के आधार पर कैपिटल निर्माण होता है, इसलिए वो ज्यादा बड़े पैमाने पर उसमें से प्रॉफिट निर्माण होना चाहिए। कम से कम जो वर्कर्स है उनको देना चाहिए, ताकि जो मार्जिन बचेगा, ज्यादा कैपिटल प्रॉफिट के परिणाम स्वरूप बाकी रहेगा, उसके आधार पर और इन्वेस्टमेंट होगा, और कारखाने निर्माण होंगे, और बड़े पैमाने पे प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी, और ज्यादा कामगारों को काम मिलते जाएगा। इस ढंग से इस बात को रखा गया था। और ये जो अर्थशास्त्र में बात सिखाई गई थी, आज भी सिखाई जाती है, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो अंतर्विरोध है वो मार्क्स ने पूरे दुनिया के ध्यान में ला कर दिया। मार्क्स की एक बहुत सुंदर किताब है दास कैपिटल। अब जब हम जयप्रकाश नारायण के संगठन में दाखिल हुए तो अलग अलग विषयों का अभ्यास करते थे। उसमें ये मार्क्स अर्थशास्त्र का भी अभ्यास करना हमारा एक हिस्सा था। दास कैपिटल का भाषांतर मराठी में किया गया था। लोकमत के, दैनिक लोकमत आप जानते हो, महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा न्यूज पेपर है। इसके पहले जो एडिटर थे वो थे पावा गाडगीळ। ये पावा गाडगीळ नाम के व्यक्ति ने, विद्वान गृहस्थ थे, उन्होंने दास कैपिटल का भाषांतर किया था। ये दास कैपिटल पढ़ने के बाद में हमारे ध्यान में आता है कि ये पूरी जो मिथ है कि कैपिटल के आधार पर ही पूरी प्रगति होती है और कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी के इन्वेस्टमेंट के आधार पर संपत्ति बढ़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा झूठ है, गलत है। ये पहली बार दुनिया के ध्यान में लाकर दिया वो मार्क्स ने लाकर दिया। फिर उसने वहां पर कहा कि संपत्ति निर्माण होती है वो केवल श्रम के आधार पर ही निर्माण होती है। नेचुरल रिसोर्सेज तो सबके मालकियत के हैं, वो किसी के एक के मालकियत के नहीं हो सकते हैं। और जब तक उन पर कोई मेहनत नहीं करेगा, मेहनत करेगा तो ही उसमें से कुछ उत्पाद होगा। और इसलिए मेहनत करना इंसान का, ये सबसे ज्यादा, वर्कर्स का जो श्रम होता है वो सबसे ज्यादा महत्व की बात है, और उसके बिन कोई संपत्ति निर्माण हो नहीं सकती। इसीलिए किसी भी संपत्ति की सही मालकी किसकी होनी चाहिए, मालकियत किसकी होनी चाहिए, वो श्रम करने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कम्युनिज्म का आधार है।
अब मेरी दिक्कत ऐसी हो गई कि मैंने पहले दास कैपिटल पढ़ा था और उसके बाद मैं, क्योंकि मैं पहले साइंस का विद्यार्थी था, फिर मैंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया और अर्थशास्त्र ये विषय मेरा बहुत पसंदीदा विषय होने के कारण मैं फिर जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वो सीखना शुरू किया। मैं जो सवाल उठाता था तो मेरे प्राध्यापक बहुत भौचक्का रह जाते थे। वो बहुत होशियार थे, गोल्ड मेडलिस्ट है नागपुर यूनिवर्सिटी के, आगे चलकर उन्होंने पीएचडी की। वो कई सवालों का जवाब ही नहीं दे पाते थे या समझ नहीं पाते थे। जब उन्होंने खुद दास कैपिटल पढ़ा, उसी के बाद मेरे सवालों का वो जवाब दे पाए। यानी दास कैपिटल ने पूरी की पूरी अर्थशास्त्र साइंस की नींव हिला दी थी। अभी ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से इस विषय को आपके सामने रखना चाहिए, लेकिन अभी उत्तर तो मुझे शॉर्ट में देना है, इसलिए मैं केवल संक्षिप्त में एक बात आपसे कहूंगा कि श्रम के आधार पर जो संपत्ति निर्माण होती है, जो हक होता है कामगारों का, काम करने वाले, श्रम करने वाले लोगों का, तो एक कैपिटलिस्टिक अरेंजमेंट वो उसका हक उसको देते नहीं है। वो जमा करते अपने पास, और ये जो मूल्य है, जमा करते पैसे अपने पास, वो प्रॉफिट कर कर मानते हैं और उसके आधार पर आगे की संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये शोषण है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। और ये एक्सप्लॉयटेशन आपको ना लगे, इसलिए वो इस ढंग की व्यवस्था निर्माण करते हैं कि अपने आप अपनी तरफ वो खींच ले पूरा का पूरा पैसा। यानी आप जो श्रम कर रहे हो उसको कम पैसा देंगे, उसको कम, जिसको हम कहेंगे कि आपके वेजेस देंगे, मजूरी देंगे, और जो पैसा बचाएंगे, जिसको आगे चलकर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा है, ये अतिरिक्त मूल्य का उपयोग कर कर अपने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या कैपिटलिस्टिक जो भी कहेंगे व्यवस्था, उसको बढ़ाते जाते हैं और उसके आधार पर शोषण करते हैं। ये सबसे पहले पूरे दुनिया को ध्यान में लाकर दिया है। मनी की कोई कीमत नहीं होती है। यानी मार्केट में हम जाते 100 रुपए का नोट देते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। समझो भारत सरकार है, भारत में पैसे की कीमत कैसे तय होती है? भारत में जो उपज होती है, पूरी हर तरह की उपज, कारखानों में जो उपज होती है, खेती में जो उपज होती है, ये टोटल जो उपज है उसकी कीमत होती है भारत सरकार ने जितने नोट छापे उतने। अब ये भारत सरकार के हाथ में होता है कि किस चीज को कम कीमत देना, किस चीज को ज्यादा कीमत देना, क्योंकि ये स्टेट हस्तक्षेप करने वाला स्टेट है। तो वो क्या करता है कि हमारे यहां के इंडस्ट्री का विकास हो, इसलिए वो इंडस्ट्री के विकास को ज्यादा पैसा मिले, इस ढंग की व्यवस्था निर्माण करता है। यानी इंडस्ट्री के उत्पाद को ज्यादा पैसा मिले, इस ढंग की व्यवस्था निर्माण करता है। और खेती में जो उत्पाद होता है, जो बहुत जरूरी है, आवश्यक है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता है, ऐसे उत्पाद को कम से कम कीमत दे, ताकि ये जो अतिरिक्त मूल्य कैपिटलिस्टिक यंत्रणा में निर्माण होता है, या फिर हम कहेंगे कि औद्योगिक यंत्रणा में निर्माण होता है, उसका उपयोग और बड़े उद्योग खड़े करने के लिए होगा। प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो वो खड़े होंगे और इस ढंग से पूरे देश का विकास होगा। ये जो तंत्र बोलिए, फिलॉसफी बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, पूरे दुनिया में अमल में लाने का प्रयास किया गया। और इसीलिए दिन ब दिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में एक तरफ एक ऊपरी स्तर का जो क्लास है, कैपिटलिस्टिक क्लास है, और उसके साथ में चलने वाला मिडिल क्लास है, उसकी आर्थिक स्थिति एकदम बढ़ते गई और गरीब होते गए। जो श्रम करने वाले कामगार होते थे वो गरीब होते गए, और भारत जैसे देश में जो खेतीहर है, किसान है, और गरीब होते गए। आज उनका जीना दुभर हो गया, बार बार वो आत्महत्या करते हैं। ये अर्थव्यवस्था का परिणाम है। इसको रोकने के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए
कामगारों का भी शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मार्क्सवाद नाम की चीज निर्माण हुई है। थियरी बहुत सुंदर है, मानव जाति के लिए बहुत ही सुंदर थियरी है। दिक्कत केवल इसमें एक ही है कि वहां डिक्टेटरशिप है। यानी मुझ जैसे व्यक्ति को अगर ये कौन सी चीज नहीं चाहिए इसमें की, तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां लोकतंत्र ही होना चाहिए, और कम्युनिज्म में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन उनकी जो समानता की कल्पना है, ये बहुत सुंदर बढ़िया कल्पना है। अब कम्युनिज्म के बारे में और क्या कहें। कम्युनिज्म के प्रयोग हो चुके हैं, चाइना में हो चुके हैं, रशिया में हो चुके हैं, और बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का शोषण कर कर ये व्यवस्था खड़ी हुई है। रशियन क्रांति और बाद में जो कुछ आगे हुआ उसमें करोड़ों लोग मारे गए, खास कर आगे मारे गए। अपने ही लोगों को, करोड़ों लोगों को बलि देकर यह व्यवस्था आगे बढ़ी। चाइना में भी एक बड़े पैमाने पर हुआ। अब चाइना कम्युनिस्ट कंट्री नहीं रहा है, चाइना बहुत बदल गया है। वैसे भी चाइना शुरुआत में से ही बहुत अलग था, क्योंकि वहां के रिवॉल्यूशन जो आई, क्रांति जो आई, उसमें बड़े पैमाने पर किसान सम्मिलित थे। जबकि मार्क्स ने कहा था कि किसान ये लास्ट, यानी जैसे फैमिली के बारे में उसने कहा था, वैसे अपने जमीन की मालकियत रखने वाला किसान भी ये लास्ट सिटाडेल ऑफ कैपिटलिज्म ऐसा कहा था। लेकिन चाइना में सही माने में किसान ये क्रांतिकारक रहा, रिवॉल्यूशन करने वाला रहा। इसलिए पहले से चाइना का स्ट्रक्चर और रशिया का मार्क्सवाद, इन दोनों में काफी फर्क था। लेकिन दोनों व्यवस्था में, स्टेट में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। यानी केवल कैपिटलिस्ट मारे नहीं गए, स्वतंत्र विचार करने वाले मारे गए, आर्टिस्ट मारे गए, बुद्धिमान लोग मारे गए। और इसलिए जो भी व्यक्ति लोकतंत्र को मानता है, लिबर्टी को मानता है, इक्वेलिटी के साथ लिबर्टी का आग्रह रखता है, वो फिर कम्युनिज्म को स्वीकार नहीं सकता है। ये दिक्कत है। लेकिन पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने का काम मार्क्सवाद ने किया है, कम्युनिज्म ने किया है। और उसी में से आगे चलकर जो कल्पना है वेलफेयर स्टेट की, मिश्र अर्थव्यवस्था की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत के लिए स्वीकारी, कि हमें कम्युनिज्म के फायदे चाहिए। कम्युनिज्म का जो बेसिक तत्व है, किसी का शोषण न करते हुए इक्वेलिटी एस्टेब्लिश हो, वो हमें चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी नहीं, स्वतंत्रता नहीं। इसलिए हमारे देश में हमने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी थी, टोटल कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था भी नहीं। अब हम बदले, मनमोहन सिंह के जब अर्थमंत्री बने नरसिंह राव के जमाने में, तब से हमने अर्थव्यवस्था का पूरा जो पहिया घूम रहा था भारत में, उसको हमने दूसरी दिशा में घुमा दिया है, कैपिटलिस्टिक दिशा में घुमा दिया है। ये सब लोगों का ऑब्जेक्शन भी रहा है। इसलिए हमारे देश में प्रगति हुई, ऐसा हम कहते हैं, गए 20 सालों में। लेकिन ये 20 सालों में जो हमारी प्रगति हुई, उसमें जो लोग पहले से अच्छी अवस्था में थे और अच्छी अवस्था में चले गए, और गरीब दिन ब दिन और गरीब बनते गए, और किसानों की स्थिति तो आज पूछने लायक भी नहीं है। इसके पीछे का कारण भी ये अर्थव्यवस्था है। इसलिए मार्क्सवाद ये बहुत ही सुंदर विषय है, अध्ययन का विषय है, समझने का विषय है। पूरे मानव जाति ने, हर व्यक्ति ने, चाहे मार्क्सवाद के खिलाफ बोलने वाला हो, मार्क्सवाद के साइड का हो, हर एक ने उसका अभ्यास करना चाहिए। इस ढंग का विषय है। इसलिए कम्युनिज्म ने पूरे मानव जाति को, इतिहास को बदलने का काम बहुत ही महत्व का काम किया है। इस विषय पर मैं बहुत विस्तार से एक एक हिस्सा लेकर बातें आपके सामने रखूंगा। अभी मैंने शॉर्ट में इसका जवाब देने का प्रयास किया है।